अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मैं जहाँ हूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ तो रात है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़े सग़ीर में और मशरक़ वस्ती में अब हम 5 अप्रैल 2026 और इतवार की सुबह में दाखिल हो चुके हैं। मेरे सामने जो बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें देख के बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि अगले 48 घंटे बड़े मुश्किल और बड़े कठिन होंगे मशरक़ वस्ती और ईरान के लिए और अमेरिका की सियासत के लिए। बिकॉज़ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने 8 दिन पहले ईरान को ये धमकी दी थी, वार्न किया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आपना हॉर्मज़ को ना खोला गया तो एक हेल वुड बी लेट लूज़ ऑन ईरान। उन्होंने एक बार फिर, और हमें वो धमकी उनकी थोड़ी सी भूल गई हुई थी, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर ईरान को वार्न किया है कि अगले 48 घंटों में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पे ना खोल दिया तो ईरान के ऊपर एक क़यामत जो है वो नाफिज कर दी जाएगी। द हेल विल बी लेट लूज़ ऑन ईरान। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसका पहलू ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफ़ा ये कहा कि आपना हॉर्मज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, यूरोपियंस के लिए या एशियंस के लिए, वो आके इसे खोल लें। हमने ईरान को जितना नुकसान पहुँचाना था, कमज़ोर करना था, वो हम कर चुके हैं। अपना तेल है, आके आप इस तेल को ले लें। तो उनकी पोजीशन इस हवाले से बदलती रही है। अमेरिकन तज्ज़ियाकार और अमेरिकन मीडिया इसे डिस्कस भी करते रहे हैं, पर अब उनकी पोजीशन एक बार फिर खुल के बड़ी क्लियर हो गई है कि अगले 48 घंटे में अगर आपना हॉर्मज़ जो है वो उसे ना खोला गया तो ईरान के ऊपर एक क़यामत जो है वो नाज़िल कर दी जाएगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी पोजीशन है जिसमें ईरान की तरफ से ज़ाहिर जवाब इसका तकरीबन इसी किस्म का आ सकता था, बिकॉज़ उनके पास कोई स्पेस ही नहीं है। और उनकी तरफ से भी यही जवाब आया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये एक विशफुल फैंटेसी है और ऐसा नहीं होगा। तो हम अब एक 48 घंटे, बड़े ख़तरनाक किस्म के 48 घंटों के अंदर हम इस स्टेज में दाखिल हो चुके हैं। इससे रिलेटेड और भी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही जो सेंसेशनल, बहुत इंटरेस्टिंग हॉलीवुड स्टाइल डेवलपमेंट है, वो ये है कि अब से चंद घंटों पहले ये दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने दूसरे सर्विस पर्सन को छुड़ा लिया है, जिसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन थी कि ये सर्विसमैन है या सर्विस वूमन है, उसे छुड़ा लिया गया है। उसके हवाले से एक बहुत ज़्यादा फायर फाइट हुई है, जिसमें अमेरिकन फोर्सेस जो है वो ग्राउंड के ऊपर ऑपरेट कर रही थी। इस खबर ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी एवोल्यूशन आपको बताना चाहता हूँ। ये सेकंड सर्विस पर्सन है, ये एक वेपन सिस्टम ऑफिसर है, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं थी। अब प्रेसिडेंट ने उस पर ज़्यादा रोशनी डाली है। सबसे पहले इसे अल जज़ीरा ने ब्रेक किया। जॉन हेनरन उनके रिपोर्टर थे, जो वाशिंगटन से ही रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक अननेम्ड यूएस पेंटागन के ऑफिशियल ने उन्हें कहा है कि एक फायर फाइट हुई है ईरान के उन प्रोविंसेस में, बड़ी सीवियर किस्म की फायर फाइट हुई है, जिसमें बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने मारे गए हैं, इसकी कोई इतलात नहीं थी। लेकिन जो सर्विस पर्सन था उसे छोड़ा लिया गया है, लेकिन अभी तक वो सर्विस पर्सन जो है वो ईरान के अंदर है। उस स्टेज के ऊपर अल जज़ीरा ने अपनी डिस्पैचेस में लिखा कि ये क्लियर नहीं है कि ये सर्विस पर्सन सर्विसमैन है या सर्विस वुमन है, इसकी जेंडर क्या है। वो अब बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये एक कर्नल है और उनको उन्होंने हिम कह के मुखातब किया है। जब ये खबर पहले आई कि अभी ईरान में ही है, तो मुझे उसी वक्त लगा कि ये एक डिसेप्शन हो सकती है, बिकॉज़ अगर एक सर्विस पर्सन और उसके साथ स्पेशल कमांडोज अभी भी ईरान की ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, तो कभी भी इस खबर को लीक ना किया जाता। ये डेफिनेटली इसको स्टेप्स एंड स्टेजेस में जो है इसको रिलीज़ किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले, कि हम कहें 2 घंटे पहले एक्सियोस ने, जो इसको मैंने हमेशा कहा कि वाशिंगटन की पॉलिटिक्स का एक बड़ी इंसाइडर पब्लिकेशन है, और बराक रावेद मैंने आपको बताया था कि उसके स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो इससे पहले इसराइली डिफेंस फोर्सेस में काम कर चुके हैं, और उनकी जो यूनिट 8200 है, जो उनकी सिग्नल इंटेलिजेंस भी है, उसे नेशनल सिक्योरिटी की, अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके बराबर उससे समझा जाता है। उन्हीं की अक्सर स्टोरीज़ होती हैं, और एक्सिस की स्टोरी ये कहती है कि हंड्रेड्स ऑफ यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जो हैं, यानी कमांडोज, जैसे पाकिस्तान में एसएसजी होते हैं, उन्होंने, ये नेवी सील्स होते हैं अमेरिका में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और एक ठीक ठाक किस्म की फायर फाइट हुई है फोर्सेस की, और दे वर बैक्ड बाय एयरफोर्स, और एयरफोर्स ने उस एरिया में बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की ताकि ईरानियन फोर्सेस जो हैं वो उस इलाके में ना पहुंच सकें। ये फायर फाइट किसके साथ हुई है ये क्लियर नहीं है। ये फायर फाइट IRGC के साथ हुई है, रेगुलर ईरानियन मिलिट्री के साथ हुई है, या उन ट्राइबल्स के पास हुई है, के साथ हुई है, जो उससे पहले उस सर्विस पर्सन या सर्विस वूमन तक पहुँच चुके हुए थे। और मुझे वैसे ज़ाती तौर पर शक है कि आपको याद है कि पिछले वीलॉग में मैंने कहा था कि ये सिर्फ एरियल ऑपरेशन नहीं होगा। कहने में ये बताया जा रहा है कि सर्च एंड कॉम्बैट टीम्स हैं, और एक फुटेज इशू कर दी गई है कि एक C-130 है, उसके साथ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ये इस तरह का मामला नहीं होगा, और इसके अंदर
ग्राउंड ट्रूप्स इन्वॉल्व होंगे। और मैंने आपको याद करवाया था कि इसराइल की ईरान की ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, मोसाद के बहुत ज़्यादा एजेंट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें इसराइल ज़ाहिर है वो इन्वॉल्व होगा। और अगर इसराइल इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी कुछ थोड़ी सी अभी तक बात आई है कि इसराइली इंटेलिजेंस ने इस पर बड़ा काम किया, लेकिन क्या उनकी कोई मैन पावर भी वहाँ पे इन्वॉल्व थी, कोई उनके एजेंट्स भी थे? अगर इसराइल ने इसमें एक रोल प्ले किया है तो आप ये समझ सकते हैं कि इसराइल की जो एक गिरती हुई मुतासर होती हुई साख है, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, एटलीस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना एक सपोर्ट बेस है उसके अंदर। तो बहरहाल अभी सिचुएशन ज़ाहिर है फ्लूइड है, और अगले चंद घंटों में हमें इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात जो हैं या इसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आ सकेगी बिगर पिक्चर की। लेकिन अब से कोई तकरीबन 1 घंटा पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, बहुत ही फ़ख्र से, प्राइड से। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की तारीख का सबसे वन ऑफ द मोस्ट या परहैप्स द मोस्ट डेयरिंग कमांडो ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रूप्स ने इसमें रोल प्ले किया। इसका नाम तारीख में इसका आएगा। और जिस ऑफिसर को छुड़ा लिया गया उसको उन्होंने कर्नल कहा, उन्होंने कहा कि ये सीनियर ऑफिसर है, ये ऑफिसर हिम उन्होंने कह के उसको मुखातिब किया। इससे पहले अल जज़ीरा की स्टोरी से तासर था कि ये हिम नहीं है, ये हर है, लेकिन इन्होंने कहा कि कर्नल है, हिम है, वो थोड़ा सा ज़ख्मी ज़रूर है लेकिन ही विल बी ऑल राइट। बाकी स्टोरीज़ में भी है कि वो जब ये सर्विस पर्सन गिरा, या आदमी औरत या आदमी ही है, तो ये ज़ख्मी था लेकिन वो किसी न किसी तरह से आगे पहुंचता चला गया। उसने अपने आप को हिफाजत से रखा, और उसके पास एक कम्युनिकेशन टूल था जिसके ज़रिए वो अपने रेस्क्यू टीम के साथ मुसलसल कम्युनिकेट कर रहा था। और बहरहाल सदर ने कहा कि ये एक सीनियर ऑफिसर है, और उन्होंने पूरी कौम को बड़ी मुबारकबाद दी। अब इसकी लोकेशन कहाँ थी इस फायर फाइट की? इसकी लोकेशन ये ईरान के खुज़िस्तान प्रोविंस, उसके अलावा बॉयर अहमद प्रोविंस, और एक को गुलैया या कोह कुलैया, अगर जी को के पढ़ते हैं ईरानियंस, ये उस एरिया में है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, इसके बहुत से मैप्स मैंने देखे हैं, लेकिन ये इसकी तकरीबन लोकेशन है। ग़ालिबन ये कोई ऐसा एरिया था जो बहुत ही रगड था, जिसमें माउंटेन्स थे। ये फायर फाइट किसके साथ हुई है? जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये फायर फाइट लोकल ट्राइब्समैन के साथ हुई है, या IRGC के साथ हुई है, या ईरानियन मिलिट्री के साथ हुई है। लेकिन मेरी सेंस ये है कि ये फायर फाइट लोकल ट्राइब्समैन के साथ ही हुई है, बिकॉज ये पहाड़ी इलाका था, और अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस, कमांडो ऑपरेशंस और एयरफोर्स जो है वो मसलसल इसे ढूंढ रही थी, ट्रैक कर रही थी। और ये ख़बरें हमें एक वक्फे से और डिले से आ रही हैं, यानी हर खबर जिसको कहा जा रहा है फॉर इंस्टेंस जो खबर 4 घंटे पहले रिलीज़ हुई है, असल में वो डेवलपमेंट उससे समझें कि 10-12 घंटे पहले हो चुकी होगी। पहले एक रेस्क्यू हुआ होगा, फिर वहाँ से एवैक्यूएशन हुई होगी, और जब सारा काम हो गया उसके बाद इस खबर को जो है वो रिलीज़ किया गया। अब रेस्ट एश्योर के इसके हवाले से हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म जो है वो बननी है, जिसमें कम से कम $100 मिलियन का खर्चा होगा, और $1 बिलियन उसने फिल्म में कमाने होंगे, बिकॉज ये वाकई एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है। और इससे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त एक पॉलिटिक्स खासी मुतासर हुई थी। अब मेरा एनालिसिस ये है कि प्रेसिडेंट को इससे पॉलिटिकली बड़ा बूस्ट मिलेगा, ये उनकी बड़ी सियासी कामयाबी है। वो एक बार फिर अपने सपोर्ट बेस को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सामने ये दिखा सकेंगे कि अमेरिका के सदर जो हैं वो कितने डिसाइसिव हैं, कितने डिटर्मिन्ड हैं, कितने वो सख्त फैसले लेते हैं तमाम तर तनकीद के बावजूद। और उनके जितने भी ओपोनेंट्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, ये सिविल लिबर्टेरियन, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। और मुझे ये शक है कि अगले एक आध दिन के अंदर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट की जो रेटिंग का जो भी नया कोई सर्वे आएगा, न्यूयॉर्क या इप्सोस पोल या रॉयटर इप्सोस पोल, उसमें आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग जो पहले 33% के ऊपर थी, उसमें मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स का डेफिनेटली तौर पे इजाफा जो है वो हो जाएगा। इसके ऊपर अपेरेंटली अब ख़बरों से ये पता चल रहा है, अभी ख़बरें बड़ी नाकाफ़ी हैं, कि ये वाइट हाउस के लिए एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए चैलेंज था, बिकॉज उनको ये बहुत ख़तरा था कि अगर ये सर्विस पर्सन, ये सर्विस वूमन ईरान की हुकूमत के हाथ तक जाता है, वो इसको टेलीविज़न चैनल पे बैठा देते हैं, तो ये एक उनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका लेवरेज होगा, और इससे प्रेसिडेंट जो है उनकी बहुत ज़्यादा सुबकी होगी, और उनके लिए मज़ीद चीज़ों को या डिसीजन मेकिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो इस लिहाज से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा मार्का यहाँ पर मारा है, और ईरान के लिए ये एक पोलिटिकल डिफीट है। अब एक और डेवलपमेंट को देख लें कि इस पूरे 24 घंटे में जो इससे पहले गुजरे हैं, इसमें GCC के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात है, कुवैत है और बहरीन है, वहाँ पर ईरान के IRGC के मिसाइल्स के और ड्रोन के हमले मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटिजिक जगहों के ऊपर जारी रहे। कुवैत से मुसलसल ख़बरें आ रही हैं कि उसकी मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग निशाना बनी है, पेट्रोकेमिकल शायद उसके कोई सेंटर निशाना बने हैं। अब ये कितना नुकसान होता है ये पता नहीं है,
میں نے ایک ہم نے چیز یہ نوٹ کی ہے کہ قطر کے اوپر حملے بالکل نہیں ہو رہے ہیں، عمان پہ حملے بالکل نہیں ہو رہے ہیں، سعودی عرب پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، ان کی اس قسم کی شدت نہیں ہے جس قسم کے حملے متحدہ عرب امارات پہ اور کویت کے اوپر ہوتے ہیں یا بحرین کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ حملے کتنا نقصان پہنچاتے ہیں یہ ہم ٹھیک طرح سے کہہ نہیں سکتے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران کے جو میزائل ایران اسرائیل تک جاتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ یہ ہے کہ وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرتے ہیں عراق کے اوپر سے، راستے میں جارڈن بھی ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، امریکن نیوی کے جہاز بھی ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کچھ امریکن فیسلٹیز ایسی ہیں سعودی عرب کے جو بھی ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شاید ایران کے جو میزائل ہیں وہ کو بہت افیکٹو طریقے سے اسرائیل میں نقصان تو ضرور پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اپنے بنکرز میں دھوڑنا تو ضرور پڑتا ہے، لیکن جس کو سیریس اسٹریٹجک یا انسٹیٹیوشنل یا اسٹرکچرل لاس آپ کہہ سکتے ہیں وہ غالباً اسرائیل میں اس قسم کا نہیں ہوتا۔ لیکن اسرائیل جو ایریل بمبارڈمنٹ کرتا ہے 2 ہزار پاؤنڈ کے بم سے ایران کے اندر، اس سے ایران کا اسٹرکچرل لاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ بہت حد تک ایران کے لیے ان کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے، اور ایران وہاں پر بہرحال ایران آبادی کے اوپر حملہ نہیں کرتا، اور ایران وہاں پر انسٹیٹیوشنز کو جیسے کہ امریکن کمپنیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ چونکہ فاصلہ کم ہے اکراس دا پرشین گلف، اس لیے یہاں پر ایران کے حملے زیادہ اسپیسیفک اور زیادہ پریسائز ہوتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈائنامک ہے اس جنگ کے ڈسکورس کو سمجھنے کے لیے۔ اب اسرائیل نے اسی 24 گھنٹے میں ایک پیٹروکیمیکل زون جس کو ماہ شہر پیٹروکیمیکل زون میں کو بہت بڑے ایک پیٹروکیمیکل جو سینٹر ہے ایران کے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایران کی اکانومی کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک پہنچایا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی طرف نشاندہی ایک دن پہلے جب میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ 3 اپریل کو ایران کے فارمر فورن منسٹر، فارمر وائس پریزیڈنٹ، فارمر پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ٹو یونائٹڈ نیشن جناب جواد ظریف جو ہیں ان کا جو بہت ہی ایک ڈیٹیلڈ انالیسس اور ایسے چھپا تھا فارن افیئرز میں، اس میں یہی تھا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں، امریکہ کو بھی ہم سبق سکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس قسم کی ایگریشن کرنا جو ہے اس کی ایک کاسٹ ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کو اسٹرکچرل لیول کے اوپر، ہیومن لیول پہ اور اسٹرکچرل لیول کے اوپر اس جنگ کی بہت زیادہ قیمت ایران کو چکانی پڑ رہی ہے، جی سی سی کنٹریز کو بھی چکانی پڑ رہی ہے، اور اس جنگ کا اب ایک خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا پروپوزل رکھا تھا۔ اس کی ٹون اینڈ ٹینر ایسی تھی ایز اف کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکیڈیمک کی حیثیت سے وہ ایران کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں، امریکہ کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں، جی سی سی کنٹریز کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں۔ لیکن میری سینس یہ تھی کہ یہ در حقیقت ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویل تھاٹ آؤٹ اسٹرکچرڈ پروپوزل تھا۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ اسے کوئی امپورٹنس یہاں نہیں ملی، کیونکہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ میں جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں۔ اب ایک اور چیز کو ایبزارب کر لیں، اس کے بعد میں اس کی فائنل چیز کی طرف چلتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو سیٹلائٹ امیجری کی بہت بڑی کمپنی ہے، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے پلانٹ لیبس، اس نے ایک ای میل کے ذریعے اپنے کلائنٹس کو جو کارپوریٹ کمپنیز بھی ہیں اور جس میں بہت زیادہ میڈیا کمپنیز بھی ہیں، جس میں نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، اے ایف پی ہے، روئٹرز ہیں، ان سب کو ایک ای میل کے ذریعے پلانٹ لیبس نے یہ انفارم کیا ہے کہ اس وقت کے بعد سے ہینس فورتھ وہ ایران کے اوپر کے کوئی سیٹلائٹ امیجز جو ہیں انہیں نہیں دے سکیں گے جب تک کہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوتا یا ان کو اس کی پرمیشن نہیں ملتی۔ پلانٹ لیبز نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ان کو پینٹاگون کی ریکویسٹ، آرڈر ہی سمجھیں اس کو، ریکویسٹ تو نہیں، پینٹاگون کی یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ امیجز ایشو نہ کیے جائیں جب تک کہ یہ کانفلکٹ اور جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ نیو یارک ٹائمز جس نے یہ اسٹوری بریک کی ہے، جہاں سے میں نے پڑھا ہے، اس کو بہت تشویش ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا اس پہ خیال یہ ہے کہ پلانٹ لیبز جو امیجز ایشو کرتا تھا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دوسری بڑی کمپنی ہے وینٹور، وہ تو پہلے ہی امیجز ایشو نہیں کر رہی تھی، کیس پہ کیس ایشو کر رہی تھی، لیکن اب دونوں ہی کمپنیز امیجز جب ایشو نہیں کریں گی تو میڈیا کو ان امیجز سے جنگ کی تباہ کاری کا، اس کے ڈسکورس کا، کس طرح سے ٹارگٹس کیے جا رہے ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، ہاسپٹل ہے، کہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے، کس قسم کا ٹارگٹ بنتا تھا کہ نہیں، اس حوالے سے میڈیا کو بہت زیادہ انفارمیشن ملتی تھی۔ یہ وہی امیجز تھے جن کے انالیسس سے نیو یارک ٹائمز نے یہ ثابت کیا تھا کہ میناب میں جو لڑکیوں کا اسکول ہے اسے امریکن ٹاماہاک مسلز نہیں ہٹ کیا ہے، اسے کسی اور چیز نے ہٹ نہیں کیا ہے۔ تو ابھی امیجز نہیں ملیں گے، جس پہ نیو یارک ٹائمز کو یا لبرل میڈیا جو ہے اس کو خاصی تشویش ہے۔ اب ہمارے اس چیز کی طرف جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک 48 گھنٹے کی وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان 48 گھنٹوں میں اگر اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا، ہیل ول بریک لوز اپون ایران۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ایران تو مسلسل اس پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی پینٹاگون نے صرف 2 دن پہلے جو اپنی پریس بریفنگ کی تھی اس میں پینٹاگون نے بتایا تھا کہ اب تک یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس جو ہے یا سینٹ کام جو ریجنل کمانڈ ہے وہ 12,300
जगहों पे स्ट्राइक कर चुकी है और तकरीबन 13,000 उन्होंने सॉर्टीज़ की हैं और 12,300 जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। और इनमें जो 12,300 हैं इसमें ईरान के शहर भी हैं, ईरान के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, उसके आप जानते हैं कि उसकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, छोटे देहात भी हैं, उसके अलावा उसकी पूरी कोस्ट लाइन है और 2-2 हज़ार से 5-5 हज़ार पाउंड के बम जो हैं फेंके जा रहे हैं। इसमें ये भी चीज़ ऐड कर लीजिए कि इसराइल के हमले कभी रुके ही नहीं। इसराइल ने भी तकरीबन 10,000 हमले किए हैं, 20,000 से ज़्यादा एरियल हमले जो हैं वो ईरान के ऊपर किए जा चुके हैं। तो जो प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हेल विल ब्रेक लूज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान का कोई बचा कुचा अगर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल जोन बचा है, ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बची है उसकी, स्टील की, सीमेंट की, केमिकल्स की, पेट्रोकेमिकल की, फूड सप्लाई की, खुदा न खास्ता किस चीज़ की, किस चीज़ को टारगेट किया जाएगा क्लियर नहीं है। लेकिन जो टोन एंड टेनर है वो एक बार फिर बड़ा सोम्बर हो गया है उनके ये कहने से। अब ईरान को जिस तरह से ये थ्रेट उन्होंने दी है, ज़ाहिर है इसका फौरी तौर पे जवाब कोई पॉजिटिव आ भी नहीं सकता था। ईरान की तरफ से यही कहा गया है कि ये प्रेसिडेंट की एक विशफुल फैंटेसी है और उन्होंने टका इसका जवाब दे दिया है। अब ईरान की इसमें क्या जवाबी कार्रवाई होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों साइड्स की जो ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव पावर है उसमें बहरहाल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ईरान के बहुत से हमले सिर्फ दुनिया को ये बावर करवाने के लिए होते हैं जीसीसी कंट्रीज़ पे कि देखें हम भी दुनिया को एक स्टैंड स्टिल पे रख सकते हैं, हम एनर्जी सप्लाईज़ को डिसरप्ट कर सकते हैं। वो हुई भी हैं डिसरप्ट और बहुत से ममालिक डायरेक्टली ईरान से रब्ता भी कर रहे हैं। लेकिन ईरान का जो रिस्पॉन्स होता है वो एक न्यूसेंस क्रिएट करने की हद तक होता है, उसमें स्ट्रक्चरल या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का वो एंगल नहीं है जो अमेरिकन या इसराइली हमलों के अंदर होता है। मैंने पिछले व्लॉग में इस उम्मीद का मैंने इजहार किया था, ये मेरा एक एनालिसिस भी था, उम्मीद भी थी कि जिस किस्म का एक जंग के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस, एक नैरेटिव, एक तनकीद डेवलप कर रही है अमेरिका के लिबरल सर्कल्स में, अमेरिका की कांग्रेस के अंदर, अमेरिका के मीडिया में, उसमें किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की शायद गुंजाइश नहीं है। जब मैंने कहा था कि इसहाक डार साहब ने कुछ रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए, बाय द वे मैंने सुना है कि इसहाक डार साहब के बिहाफ पे मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स ने सिरे से डिनाई ही कर दिया है कि वो जो सारी खबरें लगी हैं और जो डॉन में 2 स्टोरीज़ भी लगी हुई थी वो इसहाक डार साहब की मुलाकात नहीं थी, वो ग़ालिबन किसी और की मुलाकात थी। जब मैंने आपको बताया कि बाकर साजिद सैयद जो हैं उनकी 2 स्टोरीज़ थी जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बात की गई थी, एक अननेम्ड ऑफिशियल की बिहास से सऊदी अरब की बात की गई थी। अब ग़ालिबन फॉरेन अफेयर्स ने, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसे डिनाई किया है कि ये इसहाक डार साहब की कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ये अब मीटिंग जो हुई है चंद जर्नलिस्ट के साथ, ये इसहाक डार साहब ही की मीटिंग हुई है जिसमें इसहाक डार साहब ने कहा था कि अल्लाह करे कि बड़ी जंग ना हो, लेकिन अगर बड़ी जंग होगी तो हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना होगा। अब इस स्टेज के ऊपर चूँकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दोबारा से वार्न कर दिया है कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खुली तो मैं क़यामत नाफिज कर दूंगा, मतलब हेल विल ब्रेक लूज़। अब देखना ये होगा कि हेल विल ब्रेक लूज़ का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे दोबारा ईरान के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, शहरों के ऊपर बॉम्बिंग की जाएगी, या इसका मतलब एक स्ट्रेटिजिक किस्म की लैंडिंग है या ग्राउंड इन्वेजन है। और इसमें ख़बर ये भी चल रही है कि जो बहुत से मुकामात हैं जहाँ से ईरान में एंट्री की जा सकती है उसमें चाबहार का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है ईरान के साउथ वेस्ट की साइड से। अब जहन में रखिए कि चाबहार जो है उस ज़ाहिर है वहाँ एक पोर्ट भी था जिसका हम मुसलसल हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान कोऑपरेशन की बात सुनते थे, लेकिन चाबहार जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से, बलोचिस्तान से भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब भी नहीं है लेकिन बहुत दूर भी नहीं है। और क्या अमेरिकन्स वहाँ पर एक ब्रिज हेड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? क्या वहाँ से एक बलोच इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने का मकसद है? क्या वहाँ से ये भी उनकी एक एक्सपेक्टेशन की तवक्को है कि अगर एक ऐसा ब्रिज हेड इस्टेब्लिश होगा तो फिर उसकी जो लैंड फोर्सेस होंगी उनको बहुत सी सप्लाई या मदद पाकिस्तान की साइड से भी मिल सकती है? ये कुछ भी स्टेज के ऊपर क्लियर नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगले 24 घंटों में इस पर हमारे सामने ज़्यादा क्लैरिटी हमारे सामने आ सकेगी। लेकिन अब तक जो कुछ हम देख रहे हैं वो खासा ट्रबलिंग है, और खासा यानी एक बड़े डिफ़िकल्ट किस्म के मोमेंट्स हैं ईरान के हवाले से। एक आध मैं कमेंट और कर दूं डार साहब पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, तो थोड़ा सा अच्छा ही हो जाएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो $3.5 बिलियन पाकिस्तान को इस महीने से पहले वापस करने हैं, उसके बारे में जो डार साहब की जिसे डिनाई कर दिया गया है, जो मीटिंग हुई है उससे तो यही तासर है, उन्होंने तासर यही दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो ईरान के ऊपर पाकिस्तान की जो पॉलिसी पोजीशन है उसकी वजह से पाकिस्तान से अपसेट है।
اس بات میں وزن بھی خاصا لگتا ہے. تاہم کچھ اور جو لوگ ہیں اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا بھی آپس میں ایک اینگل ہے، بیکاز اس جنگ کے شروع ہونے سے چند مہینے پہلے متحدہ عرب امارات کی اور سعودی عرب کی ان کی مختلف ریجنل ایشوز پہ جن کا تعلق یمن سے ہے، جن کا تعلق صومالیہ سے ہے، جن کا تعلق لیبیا سے ہے، ان میں آپس میں ایک خاصی ٹینشن اور بدگمانی پائی جاتی تھی. اور یاد رہے کہ جب سپتمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوا تو اس سے چند دن کے بعد متحدہ عرب امارات نے لینڈ کیا تھا، MBZ نے، محمد بن زائد نے ہندوستان کے اندر، اور ایک اسی قسم کا ڈیفنس پیکٹ یا ایگریمنٹ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا جس کی اس وقت خبر آئی تھی. تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان میں جو باہمی ٹینشن اور تناؤ کی کیفیت ہے اس کا چرچا اور ذکر ان دنوں میں بہت ہوتا رہا ہے. اسٹیج کے اوپر جب پاکستان فرملی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے ایز سعودی عرب کے ایک سپورٹر کی حیثیت سے، یا سعودیز اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹول کی حیثیت سے، تو کچھ اینگل اس میں سعودی متحدہ عرب امارات کا بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر ایک اینگل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے جس کا میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہتر طور پہ اس کا ادراک ہو سکے گا. اب اتنا ہی، پھر آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.